दोस्तों, पेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 8वां भाग। शुरू के आदमी। मैंने अपने पिछले ख़त में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फ़र्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक और मजबूत बना दिया जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते। ज्यों ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई वो ज़्यादा बलवान होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई ख़ास हथियार न थे। वो उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और भाले और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाईं जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थर के हथियारों को साउथ केसिंगटन और जेनेवा के अजायब घरों में देखा था। धीरे धीरे बर्फ़ का ज़माना ख़त्म हो गया जिसका मैंने अपने पिछले ख़त में ज़िक्र किया है। बर्फ़ के पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती गई आदमी फैलते गए। उस ज़माने में न तो मकान थे और न और कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को न आता था। लोग जंगली फल वगैरह खाते थे या जानवरों का शिकार करके मांस खाकर रहते थे। रोटी और भात उन्हें कहाँ मयस्सर होता, क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही न थी। वे पकाना भी नहीं जानते थे। हाँ, शायद मांस को आग में गर्म कर लेते हों। उनके पास पकाने के बर्तन जैसे कढ़ाई और पतीली भी न थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीर खींचना आता था। ये सच है कि उनके पास कागज़, कलम, पेंसिल या ब्रश न थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयाँ और नोकदार औजार थे। इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके बाज़े बाज़े खाके खासे अच्छे हैं, मगर वे सब एक रुखे हैं। तुम्हें मालूम है कि एक रुखी तस्वीर खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता था, इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों। जिन आदमियों का हमने ऊपर जिक्र किया है वे पाषाण पत्थर युग के आदमी कहलाते हैं। उस ज़माने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे। धातुओं को काम में लाना वे न जानते थे। आजकल हमारी अक्सर चीज़ें धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से, लेकिन उस ज़माने में किसी को लोहे या कांसे का पता न था, इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था। हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था। पाषाण युग के ख़त्म होने के पहले ही दुनिया की आबो हवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ़ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे और मध्य एशिया और यूरोप में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। वे लोग बहुत सी बातों में पत्थर के युग के आदमियों से ज़्यादा होशियार थे, लेकिन वे भी पत्थर के ही औजार बनाते थे। ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे, मगर वो पिछला पत्थर का युग था, इसलिए वे नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर के युग के आदमियों ने बड़ी तरक्की कर ली थी। आदमी की अक्ल और जानवरों के मुकाबले में उसे बड़ी तेज़ी से बढ़ाए लिए जा रही है। इन्हीं नए पाषाण युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज़ निकाली। ये खेती करने का तरीक़ा था। उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करनी शुरू की। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। इसकी ज़रूरत न थी कि वे रात दिन जानवरों का शिकार करते रहें। अब उन्हें सोचने और आराम करने की ज़्यादा फुर्सत मिलने लगी, और उन्हें जितनी ही ज़्यादा फुर्सत मिलती थी नई चीज़ों और तरीक़ों के निकालने में वे उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से अपना खाना पकाने लगे। पत्थर के औजार भी अब ज़्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पॉलिश भी अच्छी होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह जानवरों को पालना सीख लिया और वे कपड़े भी बुनने लगे। वे छोटे छोटे घरों या झोंपड़ों में रहते थे। ये झोंपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि जंगली जानवर या दूसरे आदमी वहाँ उन पर आसानी से हमला न कर सकते थे। इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे। तुम्हें अचंभा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गईं। उन्होंने कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वो संसार की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है, उसके लिए बड़े अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत से आदमियों ने इस किताब के पढ़ने में अपनी सारी उम्र ख़त्म कर दी है। उन्होंने बहुत सी हड्डियाँ और पुराने ज़माने की बहुत सी निशानियाँ जमा कर दी हैं। ये चीज़ें बड़े बड़े अजायब घरों में जमा हैं और वहाँ हम उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ और बर्तन, पत्थर के तीर और सुइयाँ और बहुत सी दूसरी चीज़ें देख सकते हैं जो पिछले पत्थर के युग के आदमी बनाते थे। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद न हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी।
मुझे याद आता है कि जेनेवा के अजायब घर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रखा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बांधकर उन पर झोंपड़ियाँ बनाई गई थीं। इस घर और ज़मीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था। ये पिछले पत्थर के युग वाले आदमी जानवरों की खालें पहनते थे और कभी कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे। सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल महीन कपड़े सन से बनाए जाते हैं, लेकिन उस ज़माने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे। ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू किए। तुम्हें मालूम है कि कांसा तांबे और रांगे के मेल से बनता है और इन दोनों से ज़्यादा सख्त होता है। वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके जेवर बनाकर इतराते थे। हमें ये ठीक तो मालूम नहीं कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुजरे, लेकिन अंदाज से मालूम होता है कि 10,000 साल से कम न हुए होंगे। अभी तक तो हम लाखों बरसों की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम आजकल के ज़माने के करीब आते जाते हैं। नए पाषाण युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में यकायक कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिर भी हम उनके से नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियां हुईं बहुत धीरे धीरे हुईं और यही प्रकृति का नियम है। तरह तरह की कौमें पैदा हुईं और हर एक कौम के रहन सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आबो हवा में बहुत फ़र्क था और आदमियों को अपना रहन सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों में तब्दीलियां होती जाती थीं, लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात का जिक्र और करूंगा। जब नया पत्थर का युग ख़त्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि उस ज़माने में भूमध्य सागर था ही नहीं, वहाँ चंद झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। यकायक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास ज़मीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी उस नीचे खड्ड में भर आया। इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहाँ रहते थे डूब गए होंगे। भाग कर जाते कहाँ? सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नज़र ही न आता था। अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि भूमध्य सागर बन गया। तुमने शायद पढ़ा होगा, कम से कम सुना तो है ही, कि किसी ज़माने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। बाइबल में इसका जिक्र है और बाज़ संस्कृत की किताबों में भी उसकी चर्चा आई है। हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही वो बाढ़ होगी। ये इतनी बड़ी आफत थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे और उन्हीं ने अपने बच्चों से ये हाल कहा होगा। उन बच्चों को ये बात याद रही होगी और उन्होंने अपने बच्चों से कही होगी। इसी तरह ये कहानी हम तक पहुंची। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 8वां भाग। बाकी अगली बार। मैं मोइन शमसी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें ख़ास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सलाम हिंदुस्तान।